Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss test series of Vision IAS for UPSC prelims. ओके फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ के प्रैक्टिस करना, उनको रिवाइज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और उसमें जो है कि 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं और आंसर करते हैं उसका। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किन प्रावधान को भारतीय संविधान में मूल रूप से उपबंधित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको लक्ष्मीकांत की बुक या फिर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। नागरिकता हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में दिया है। इसमें 5 से अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं और विभिन्न तरह की हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, क्या है उसकी पात्रता वगैरह, भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है, ओके, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो ये सेकंड भाग से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान के भाग सेकंड, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ओके फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पीसीएस और यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस नागरिकता से पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में मूल रूप से उपबंधित किया गया है। तो आंसर देखते हैं, उससे पहले कुछ स्टेटमेंट है, उसको हम पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। ठीक है, संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधि। सेकंड, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण का वर्णन करने वाली प्रक्रिया, या फिर पाकिस्तान से आए प्रव्रजन वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की क्रियाविधि। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता ही है कि जब देश का विभाजन हुआ तो हमारा जो भारत था वो 2 हिस्सों में बँट गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक भारत हो गया। ठीक है, तो भारत से भी कुछ लोग हिंदू थे, वो पाकिस्तान में चले गए, कुछ मुस्लिम भी पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान में जाके कुछ दिन रहा और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो वो हिंदू या वो भारतीय जो पाकिस्तान में चले गए और फिर वापस आए, उनके जो रहने की प्रव्रजन की व्यवस्था थी, उनको जो नागरिकता प्रदान करने की क्रियाविधि थी, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये मूल रूप से उपबंधित, भारत के संविधान में मूल रूप से उपबंधित किया गया है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संविधान लागू होने के बाद की जो नागरिकता प्राप्त करने की विधि है वो मूल रूप से उपबंधित किया गया नहीं। ओके, तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड और थर्ड राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन निर्देशों
निम्नलिखित में से किन निर्देशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछ रहा है कि किन निर्देशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। ओके, एक सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। तीसरा है पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराने का नियम है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भी नियम है, तो ये भी राइट हो जाएगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करने का भी प्रयास किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में किसी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, 1 2 3 राइट हो जाएगा। तो 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 48 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स सीक्वेंस में इसको लगाना है कि कौन सी घटना पहले घटी और उसके बाद कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में हमको इन घटनाओं के बारे में मतलब अरेंज करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना। सेकंड है राष्ट्र ध्वज को अपनाना। थर्ड नंबर है राष्ट्रगान को अपनाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या हुआ था आपको पता ही है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया गया था? 1947 में। हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास फ्लैग था। ठीक है, तो 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। तो पहले नंबर पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट। फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना। जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1949 में हमको राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता मिल गई। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है राष्ट्रगान को अपनाना, और 1950 में हमने राष्ट्रगान को अपनाया। तो सबसे पहले हो गया राष्ट्र ध्वज को अपनाया हमने, कब अपनाया? 1947 में। तो फर्स्ट नंबर पे सेकंड आ जाएगा। और फिर उसके बाद राष्ट्रमंडल में भारत को सदस्यता प्राप्त हुई 1949 में। उसके बाद हमने राष्ट्रीय गान को अपनाया 1950 में। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 213। तो 213 हमारा दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को ही उपलब्ध है। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, मैं आपको आर्टिकल बता देती हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। धर्म
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध। ठीक है। वृत्ति, अभिवृत्ति, यहाँ पे अभिवृत्ति होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वृत्ति लिखा है। ठीक है, तो अभिवृत्ति की स्वतंत्रता जो 19 है, जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है, तो दूसरा सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी जो हमारा अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। ओके फ्रेंड्स। 4 नंबर है मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध। ये किसी भी नागरिक को दिया गया, आम नागरिक को भी दिया गया, विदेशी नागरिक को भी दिया गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, और चौथा जो है विदेशी हो या नागरिक हो किसी भी देश का, उसको भी प्राप्त है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकेंड और थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? राज्यों के संघ में क्या सम्मिलित है? देखिए फ्रेंड्स, जो भी कंट्री होती है वहाँ पे 3 तरह का नियम होता है। ठीक है, फॉलो करते हैं। एक होता है फेडरल, एक होता है कन्फेडरल और एक होता है यूनियन। तो यूनियन जो होता है वो हमारा भारत क्या है? यूनियन है। राज्यों का क्या है? यूनियन है। इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। फेडरल में होता है कि कोई भी राज्य 2 3 4 5 राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, और जब भी मन होता है उनका अलग हो सकते हैं। कन्फेडरल भी वैसे ही होता है, एक विलय के द्वारा सब आपसी सहमति से आपस में मिलके एक देश बनाते हैं, लेकिन उनका जब मन होता है वो अलग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है यूनियन। तो हमारे भारत में, हमारे भारत का जो है वो भी संघीय है। ठीक है, वो भारत एक राज्यों का क्या है? यूनियन है। तो यूनियन में से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो यूनियन में क्या आते हैं? राज्यों के क्षेत्र आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा और तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। समान सिविल संहिता यूसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यहाँ पे समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। समान सिविल संहिता ज़्यादातर न्यूज़ में भी रहता है ये चीज़, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, समान सिविल संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए समान नियम कानून। जैसा कि आपको पता ही है, मुस्लिम का अलग होता है उनका कानून, सब लोग का अलग अलग कानून होता है। ठीक है, मीन्स मुस्लिम की शादी करने का अलग है नियम, हिंदू का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समान सिविल संहिता हो जाती है ना, तो सब लोगों का सेम ही होगा। जैसे मुस्लिमों में डिवोर्स का प्रोसीजर अलग है, हिंदुओं में अलग है, लेकिन अगर समान सिविल संहिता हमारे देश में लागू हो जाता है तो सारा प्रोसेस हिंदू मुस्लिम का लफड़ाई ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ समान हो जाएगा। ओके, तो अभी तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया, तो इसका हम जवाब देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हमको जवाब मिल ही जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हाँ, ये तो सही ही है पहला स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट पूछ रहा है, वर्तमान में गुजरात एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य है।
जी नहीं, आपको न्यूज़ में भी आपको पता होगा कि गुजरात नहीं बल्कि गोवा वह राज्य है जहाँ जिसने सभी के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान कर दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। गुजरात की जगह कौन सा राज्य है? गोवा है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। जी नहीं फ्रेंड्स, संविधान बनाने से पहले प्रस्तावना को नहीं बनाया गया था, बल्कि संविधान पूरा कंप्लीट बन गया था तो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, उस तरह उसको परिचय देने के लिए प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, पहला इनकरेक्ट हमारा हो गया। पहला हो गया इनकरेक्ट। सेकंड, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी हो जाएगा आंसर, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह स्पष्ट रूप से दुर्लभ रोगों की परिभाषा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान एकत्रित करने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह आयुष्मान भारत योजना यह आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्लभ रोगों के उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये तो आयुष्मान भारत से ऐसा कोई कनेक्ट हुआ है आपको न्यूज़ में? ऐसा कुछ तो आया नहीं है। ठीक है, दुर्लभ रोगों की परिभाषा देता है, ऐसा भी बात नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा बच जाएगा सेकंड। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्च न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर संस्थापित किया गया है? पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, पर इस वीडियो को तो हम कंप्लीट करेंगे ही। ओके, आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आप लोग इसको करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्च न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है? तो ये हुआ था फ्रेंड्स मिनर्वा मिल्स मामला जो था, मिल हड़ताल की गई थी उसमें का ये मामला था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसके तहत RBI सरकार से सीधे प्रतिभूतियों का क्रय करता है। सेकंड, GSAP केंद्र और राज्यों के लिए उधार की
समग्र लागत को कम करने में सहायता करता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि आरबीआई इसमें कोई कोऑपरेट नहीं करता है, तो हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हाँ आपको नहीं को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है मतलब रॉन्ग है, तो क्या रॉन्ग है वो पूछ रहा है। इन स्टेटमेंट में से कौन सा रॉन्ग है ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सही है। इसका सेवानिवृत्त सदस्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, मतलब क्या भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इनको भारत की संचित निधि से कोई पेंशन वगैरह नहीं दी जाती, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? संसद में प्रक्रिया के नियम, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन और निर्वाचन की रीतियाँ। तो संसद में कोई भी प्रक्रिया है तो उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, मूल अधिकार के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में चेंज करना है तो विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। तो हमारा दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और एक पड़ोसी देश एक्स है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे दिया है कि कोई देश है एक्स नाम का, के बीच सीमा विवाद है, किसका? भारत का, और एक्स नाम का कोई देश है। भारत और एक्स नाम के देश के बीच में सीमा विवाद है। यदि उस विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो यह हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा जमाई आ रही है। भारत और एक पड़ोसी देश एक्स है जिनके बीच में सीमा विवाद है। यदि उस विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो यह संपन्न हो सकता है। कैसे संपन्न हो सकता है? संसद द्वारा साधारण बहुमत से किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना कार्रवाई से भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी संशोधन वगैरह नहीं करना है क्योंकि अपना ज़मीन तो उनको देना नहीं है, तो कोई भी कार्रवाई करके हम ये मामला सुलझा सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17, 23, 24। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये हमें सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, तो हमारे ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 19 यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 19 में अनुच्छेद 19 में, तो अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया है, ठीक है।
सेकेंड स्टेटमेंट है इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये संवैधानिक निकाय तो है, तो हमारा पहला सही है। परिषद के निर्णय को अपने कुल संख्या बलों के आधे भाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये रॉन्ग है, ऐसा तो कोई वो नहीं है। फिर परिषद के प्रत्येक राज्य की मतदान हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या पर निर्भर करती है, भी रॉन्ग है। पहला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।